नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ अपडेट। कहते हैं कि जब आप मुस्कुराते हैं और वो कहीं मोतियों से चमकते हैं तो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। और कभी-कभी कुछ लोग गुस्से में ये भी कह देते हैं कि 32 के 32 तोड़ दूंगा। बात कर रहे हैं दांतों की। आज हमारे बीच में बालाजी हॉस्पिटल से डेंटिस्ट डॉक्टर सुप्रिया राठौर जी हमारे बीच मौजूद है। नमस्कार। दांतों को सुरक्षित और सबसे ज़्यादा हेल्दी रखने की सबसे पहली टिप। अ, दाँतों को सुरक्षित और हेल्दी रखने की जो सबसे पहली और जिसको बोलते हैं बहुत इनिशियल स्टेजेस की जो टिप है, वो टिप है आप कुल्ला कीजिए। पानी पीजिए, कुल्ला कीजिए। कुछ भी खाते-पीते हैं, रिगार्डलेस आपने कुछ भी खाया हो, चाहे कुछ भी पिया हो, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक से लेके चाय, कॉफ़ी, खाना-पीना, टॉफ़ी, चॉकलेट्स, गम्स कुछ भी। एक बार अगर आपने मुँह में से उसको निकाला, तुरंत कुल्ला कर लीजिए। दैट इज़ द सिंपलेस्ट ट्रिक जिससे कि आपकी ओरल हाइजीन हमेशा मेंटेन रहे। इंडिया में पॉसिबल है आदमी हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। सो पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेफ़िनेटली आपको उसकी हैबिट बनानी पड़ती है। और ये हैबिट आज से नहीं, मैं सबसे ये बोलना चाहूँगी कि हैबिट फ्रॉम डे 1 आप स्टार्ट कर दीजिए, आपके बच्चों से। जैसे आपके बच्चे हैं, आपने कुछ खाने के लिए दिया, उनको तुरंत बोलिए बेटा पानी पियो, 1 घूँट पानी पियो, बस पियो। एक बार आप ये स्टार्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि विदिन 5 टू 6 मंथ्स, सिर्फ़ 5 टू 6 मंथ्स की आपकी मेहनत है, वो उनके हैबिट में आ जाएगा। हैबिट में आ जाएगा तो ये मान लीजिए लाइफ़ लॉन्ग आपका डेंटिस्ट का खर्चा बच जाएगा। आपने बच्चों की बात करी, वहीं से शुरू कर लेते हैं। बच्चों को ब्रश करने की आदत ही नहीं होती, बड़े चोर होते हैं ब्रश करने में। सुबह उठते हैं बड़ी मुश्किल से और कभी-कभार तो पेरेंट्स भी ये देखते हैं ठीक है बाद में कर लेगा, दूध सबसे पहले पिला देते हैं। ये भी तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम होता है। सर डेफ़िनेटली ये प्रॉब्लम है। लेकिन हमें यहाँ ये समझना पड़ेगा कि इंडियन सिनेरियो में बेसिकली जहाँ हमारे ग्रैंड-पेरेंट्स हमारे साथ में रहते हैं, अगर हम वहाँ जाएँ तो उनको लगता है आप एक नॉर्मल मारवाड़ी में कहते हैं म्हाडला तो ईशा ही बड़ा हो गया। भई हमारे वाले तो ऐसे ही बड़े हो गए और तुम्हारे से अच्छे नाते इनके। कहना उनकी बिल्कुल वाजिब है क्योंकि उस टाइम पे वो रॉ फूड ज़्यादा खाते थे। हम जो खा रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। आज आप घर जाएँगे, बच्चा माँगेगा चॉकलेट, आप सब उसको प्रोवाइड करेंगे, चिप्स। आपके घर पे कोई गेस्ट आया है, वो देगा, आप मना नहीं कर सकते। सो ऑब्वियस कोई बड़ा आया है, कोई छोटा आया है, कोई लाड में दे रहा है, कोई प्यार में दे रहा है, कोई मनाने के लिए दे रहा है। स्कूल नहीं जा रहा है, बेटा चॉकलेट ले ले। ये काम नहीं कर रहा है, बेटा चिप्स ले ले। ये चीज़ें बढ़ गई हैं। अगर आप पहले देखेंगे, आज से हमारे दादा के ज़माने में अगर आप जाएँ तो चॉकलेट चिप्स नहीं थी। नहीं थी तो डेफ़िनेटली उन लोगों ने अपना ओरल हाइजीन थोड़ा बहुत मेंटेन किया, चल गया काम। लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए सर अब ये ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी है, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे बड़े हों, चाहे छोटे हों। डेफ़िनेटली आप बच्चों को किसी से प्यार करने से नहीं रोक सकते और प्यार करने का एक तरीका है चॉकलेट एंड चिप्स। लेकिन हम उनकी आदतें सुधार सकते हैं, साथ ही हमारी आदतें भी सुधार सकते हैं। हम कुछ खा रहे हैं सर, 1 घूँट पानी ही तो पीना है। कितना टाइम लगता है? आई गेस मिनिमम 10 सेकंड्स और 15 सेकंड्स, इतना तो हम निकाल ही सकते हैं। एक चीज़ जब आपने पेरेंट्स की बात करी, पुराने लोगों की बात करी, वो नीम का दातुन एक सबसे बड़ी बात होती थी और आजकल तो पेस्ट में आपके नमक है कि नहीं है, हैं? ये सब भी तो बड़ी बात है। तो इन सब के बीच का मिथ क्या है? सर एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, पेस्ट, कोलगेट, टूथपेस्ट जो भी आप करते हैं वो सिर्फ़ एक मीडियम है। वो एक मीडियम है दाँतों को साफ़ करने के लिए। वो आपके दाँतों को साफ़ नहीं कर रहा है। ब्रश जिसकी हेल्प से आप पेस्ट लगा के दाँत साफ़ कर रहे हैं, ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं, जो आगे के वो रहते हैं, वो आपको जो है टूथ को क्लियर करते हैं, ठीक है? पेस्ट एक फ़ोमिंग एजेंट मान लीजिए, आप पेस्ट लगा रहे हैं, एक फ़ोमिंग एजेंट है। जाके जैसे आप कहीं पेस्ट में देखते हैं जेल होता है, मिंट होता है, वो सिर्फ़ इसलिए होता है आपको एक फ़ील गुड फैक्टर देने के लिए। तो पेस्ट सर आप कोई सा भी कीजिए, सिवाय जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं, ये मैसेज सिर्फ़ आपके लिए नहीं है, ये मैसेज सबके लिए है। जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं प्लीज़, उन्हें आप विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट डेंटिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ना लीजिए। बाकी कोई भी पेस्ट आप लीजिए, बेसिकली आपको सिर्फ़ आपका ब्रशिंग टेक्निक, अगर वो ब्रशिंग टेक्निक ठीक है, तो आपके दाँत बिल्कुल ठीक है। पेस्ट कोई सा भी लीजिए, सारे नमक वाला हो या ना हो? सर नमक हो चाहे ना नमक हो, सारे पेस्ट एक नहीं तरीके बेसिकली के हैं। इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी आई थिंक सो। बिल्कुल सर, इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। जैसे ठंडा लग रहा है, गरम लग रहा है, ये पीस ले लीजिए, वो पीस लीजिए। प्लीज़ मत लीजिए। अच्छा दूसरा जो एक बहुत बड़ा मिथ बीच में भी चलता रहा और उसमें भी बात करते रहे, लोग कहते हैं कि आप उँगली से कीजिए कि गम से जितने भी गम्स हैं उनकी आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होगी, पेस्ट से करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अच्छा पेस्ट करने का भी एक टेक्निक है, पेस्ट भी आप हमारे यहाँ इंडिया में पेस्ट हाथ में रख मतलब ब्रश हाथ में रखा जाता है और गर्दन हिलाई जाती है, दिस इज़ द टेक्निक इंडियंस का ब्रश करने का तरीका, परंतु इसका टेक्निक अलग है, उस पर भी बता दीजिए थोड़ा।
मैं यहाँ पे आपसे ये कहना चाहूँगी, आप जो उँगली से कर रहे हैं बेसिकली आप गम्स यानी जो हमारे मसूड़े हैं उसको मसाज कर रहे हैं। वो एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि मसूड़े अगर स्वस्थ हैं तो आपके दाँत स्वस्थ हैं और 70% बीमारियाँ दाँतों की मसूड़ों की वजह से वर्स्ट हो जाती हैं। होती दाँतों में है लेकिन मसूड़ों की वजह से वर्स्ट हो जाती है। वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है सर, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी पेस्ट ब्रश से कीजिए। रीज़न बिहाइंड आपकी उँगली इतनी मोटी है, ये दांतों के बीच में फंसे हुए खाने को कभी नहीं निकाल सकती। लेकिन जो आपके ब्रश है उसके अगर आप आगे के ब्रिसल्स देखेंगे बहुत पतले होते हैं। वो ईज़िली आपके दांतों के बीच में जाते हैं, जो खाना फँस जाता है या जो हल्की-फुल्की गंदगी, प्लाक जो जम जाता है उसको वो निकालने में हेल्प करता है। इसलिए आप पेस्ट कीजिए, ब्रश से कीजिए, मसूड़ों की मसाज आप उँगली से कीजिए। दैट इज़ द बेस्ट वे आउट। एक और चीज़ है, जिस तरीके से आपने बात करी कि कैविटी को लेके बहुत सारी भ्रम है। लोग कहते हैं कैविटी क्या चीज़ होती है? लोग अक्सर ये कहते हैं कि वो मैं टूथपिक से कुछ कर रहा था, एक पत्थर सा निकला, वो मैंने निकाल के फेंक दिया। दिस इज़ द कैविटी या व्हाट एग्ज़ैक्टली कैविटी? सर बेसिकली हमें इसको इस तरीके से समझना चाहिए, आपने कुछ खाया, खाया तो क्या होगा कि दाँतों के ऊपर वो स्टिक किया, स्टिक चिपक गया दाँत के ऊपर। अगर वो दाँत पे चिपक गया तो धीरे-धीरे वहाँ पे बैक्टीरियाज़ आने चालू होंगे। जब बैक्टीरियाज़ आएँगे, अगर आप उसको वाइप ऑफ करते हैं, पानी पीते हैं, क्लीन करते हैं तो वहाँ से हट गया तो वो टीथ सरफेस आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर आपने वो नहीं किया है, वो प्रोलॉन्ग वहाँ चिपका रहा, तो धीरे-धीरे कॉलोनाइज़ेशन की वजह से वो जो टीथ का ऊपर का स्ट्रक्चर है वो धीरे-धीरे डीमिनरलाइज़ होना चालू हो जाता है। डीमिनरलाइज़ होगा तो क्या होगा, उसकी जो नीचे की येलो लेयर है वो बाहर आएगी। येलो लेयर जब बाहर के एनवायरनमेंट से मिलेगी, डेंटिन जिसको हम बोलते हैं, वो बाहर के एनवायरनमेंट से मिलेगा, ब्लैक शो करेगा, जिसको हम बोलते हैं दाँत काला पड़ गया है, ठीक है? अब जब ये डीमिनरलाइज़ेशन हुआ, डीमिनरलाइज़ेशन का मतलब है, डीमिनरलाइज़ेशन एक साइंटिफिक टर्म है, अगर हम उसको वैसे समझना चाहें तो जो दाँत होता है वो आपका कमज़ोर हो गया। अब जब दाँत जहाँ से कमज़ोर हो गया, उस एरिया पे उन्होंने जैसे आपने बोला टूथपिक लगाया, तो वो दाँत का पोर्शन निकल गया सर, यानी कि वो दाँत टूट गया है आपका। वहाँ से वो कैविटी निकलना नहीं है सर। कैविटी जो ब्लैक डिस्कलर्ड पार्ट है, दैट इज़ योर कैविटी। अब वो कैसी भी हो सकती है, बहुत छोटी सी भी हो सकती है। अगर वो इनिशियल स्टेज में होगी तो आपको सिर्फ एक ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा। अगर और बढ़ जाएगी तो आपको एक गड्ढा दिखाई देगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपको बिल्कुल ब्लैक डिस्कलर दिखाई देगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ऊपर का क्राउन पोर्शन यानी जो ऊपर का टीथ का पोर्शन होता है वो ब्रेक हो जाएगा। दैट इज़ कैविटी। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कैविटी। तो दूसरा बहुत सी बार देखा जाता है कि आप खाना खा रहे हैं, खाते-खाते एक दाँत का पीस टूटा और आपके खाने में आ गया। व्हाट इज़ द रीज़न? सर इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न जैसे मैंने आपको बताया कैविटी। अगर आपका कहीं पे छोटा-मोटा कैविटी है, आपको पता नहीं चला है, वो टीथ टूटा तो आपको पता चल जाए क्योंकि वहाँ का पोर्शन जो है वो आपका जो है वीक पोर्शन था। आपने हल्का-सा फोर्स लगाया, ब्रेक होके आपके हाथ में आ गया। सेकंड सर अगर आपने देखा हो कि मेनली जो लोग तम्बाकू, च्युइंग वगैरह ज़्यादा करते हैं, तो रेगुलरली ये जो फोर्स चलता है आपका रेगुलरली, इससे क्या होता है हमारी टीथ के अंदर माइनर फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। वो जो माइनर फ्रैक्चर्स लाइन से आपको नहीं दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्वेशन पे कोई डेंटिस्ट आपको बता सकता है इजीली। वो जो फ्रैक्चर लाइन से आप जब उनके ऊपर एक फोर्स से ज़्यादा, जो एक लिमिटेड फोर्स हमें गॉड ने प्रोवाइड किए सर टीथ खाना खाने के लिए, हमने क्या किया, उनको ये सेम फॉर्मेशन च्युइंगम खाने वालों में भी होता है? सर च्युइंगम खाने वालों के अंदर क्या होता है कि वो एक बार च्युइंगम खाएंगे, उसको थूक देंगे, 2 बार खा लेंगे, 3 बार, 4 बार, मैक्सिमम 5 टाइम्स। 5 टाइम्स से ज़्यादा तो मेरे को लगता पर है इसमें ज़्यादा होता है जर्दा खाने हाँ, वाला। इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि उनका माउथ पूरे ही डे चल रहा है ना सर, वो रेपिटेटिवली चल रहा है। अब रेपिटेटिवली चलेगा, हमारी टीथ को एक फोर्स दिया गया है 40 न्यूटन्स। 40 न्यूटन से ऊपर अगर आप फोर्स लगाएंगे सर तो टीथ, कुछ भी टीथ फ्रेजाइल होगी सर, कोई सा टीथ ही नहीं, आप किसी बॉडी के किसी भी पार्ट पे, अगर कोई ये वॉल है, इस वॉल का एक स्ट्रेंथ है, एक स्ट्रेंथ के बाद में इसे पुश करूँगी तो डेफिनेटली ये गिर जाएगा। वही टीथ का भी रीजन होता है। तो वो जो फ्रैक्चर कॉर्नर आता है वो बेसिकली आपके टीथ का वीक स्ट्रक्चर है। वो किसी भी रीजन से हो सकता है, कैविटी से हुआ हो, फ्रैक्चर लाइन से हुआ हो, कभी आपको बहुत पुरानी चोट लगी है जिसमें अंदर ही अंदर जो है ऊपर घाव बन गया, हमें ध्यान नहीं रहा, धीरे धीरे उसने पूरे टीथ के जो वो फ्रैक्चर कर दिया, फ्रैक्चर किया, ऊपर का पोर्शन टूट गया क्योंकि टीथ स्ट्रक्चर वीक हो गया। दिस इज द ओनली रीजन। अच्छा, एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से आपके दाँत में दर्द है तो सर में भी आता है, आपकी आँख में भी आता है, कान में भी जाता है, ऐसा होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है, इसको हम रेफर्ड पेन बोलते हैं। रेफर्ड पेन का माने एक जगह से पेन दूसरी तरफ रेफर हो रहा है, ठीक है। आपने बहुत जनरली हम सुनते हैं स्पेसिफिकली थर्ड मोलर लोअर विजडम टूथ, अगर थर्ड मोलर लोअर विजडम टूथ में पेन है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है सर 50% टाइम पेशेंट ENT के पास जाता है, सो ऑब्वियस उसको पेन कान में होता रहता है,
वो ईएनटी ऑब्वियस है, वो कान में पेन फील कर रहा है तो वो ईएनटी के पास में जाएगा। अब ये ब्रांचेस क्योंकि इंटर रिलेटेड हो गई हैं तो अब बहुत अच्छी बात है कि ईएनटीज़ के पास में आते हैं तो वो इवैल्यूएशन के लिए एक बार डेंटल रेफरल डाल देते हैं। डेंटल रेफरल डाल के हमें पता चल जाता है कि 8 मोलर है या लास्ट मोलर है, इसकी वजह से पेन है। तो डेफिनेटली इसका पेन जा सकता है ईयर में, आपके फॉरहेड रीजन पे, स्कैल्प पे, इवन बैक पे भी कई बार आपको ये पेन फील हो सकता है। यहाँ से गर्दन, बिल्कुल सर, उसका रीजन ये है क्योंकि मसल्स इंटरकनेक्टेड है। ये मैंडिबल है, थोड़ा साइंटिफिक हो जाएगा ये जैसे ये मैंडिबल पोर्शन है हमारा, मैंडिबल का पोर्शन, मैंडिबल खुलता और बंद होता है सर, इसी का सिर्फ मूवमेंट है। ऊपर का जॉ हमारा स्टैटिक है, हम उसको नहीं हिलाते हैं, सिर्फ नीचे का जॉ हिलता है। अब ये हिलेगा कैसे? मांसपेशियों का अटैचमेंट यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जब ये खुलेगा, उसका प्रेशर उस पर पड़ेगा तो मांसपेशियों में रेफर्ड पेन आपको फील होगा। तो डेफिनेटली वो इसको रेफर्ड पेन बोलते हैं हम। बट आजकल जैसा मैंने बोला, आजकल सारे जो हमारे मेडिकल जितने भी फिटर्निटीज़ हैं इंटरकनेक्टेड हैं। आप देखेंगे हर जगह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, तो अब ये प्रॉब्लम्स कम हो गई है। पहले अदरवाइज पेशेंट जो है वो काफ़ी घूमता रहता था, पेन है, कोई डायग्नोस ही नहीं कर पाता था कि एक्चुअल पेन इधर है। अच्छा, अब एक और मिथ है दाढ़ को लेके भी आता है, अक्कल दाढ़ और ये सारी बातें होती है। बहुत सारे लोगों की दाढ़ बहुत सालों बाद भी आती है, किसी की आती भी नहीं है बहुत सारे, मतलब वो पेन रहता है उस जगह पे। लोगों को लगता है खाली जगह है, वहां लोग उसको जीभ से कुरेदते रहते हैं और उसके कारण होता है क्या कि वो दर्द बढ़ता चला जाता है। ये इन्फेक्शन का एक तरीका है कि क्या? यहाँ मैं ये बोलना चाहूँगी, अक्कल दर्द बेसिकली किसी भी टाइम आ सकती है आपको, कोई अब अच्छा, 70 साल की उम्र में भी अक्कल आ सकती है? मेरा एक पेशेंट था, उसको हमने डेंचर पहना रखा था फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से पेशेंट डेंचर पे था। सडनली एक दिन आके बोलते हैं, अच्छा क्या होता है जब हमारे पास में डेंचर का पेशेंट आता है, डेंचर जो 32C हिंदी में जिसे हम बोलते हैं, उसका पेशेंट आता है तो उसके मुंह में एक भी दांत नहीं होते हैं। तो यूजुअली हम सिर्फ क्लिनिकल कंडीशन असेस करके विदाउट एनी रेडियोलॉजिकल एक्सपोजर, हम उसको किसी तरह का रेडियोग्राफिक एक्सपोजर नहीं देते हैं। डेंचर है, इतनी साल से पेशेंट ने हमें हिस्ट्री दी कि मेरा 2-3 साल से दांत नहीं है, तो हमने कहा ठीक है, हमने बैठाया और उसको डेंचर पहना दिया। 5 ईयर्स बाद सर पेशेंट अचानक से वापस रिवर्ट बैक होता है कि मुझे कॉन्स्टेंटली इस रीजन में पेन है। अब क्योंकि डेंचर पेशेंट है तो हम ये असेस नहीं कर पा रहे थे पेन है क्यों, क्योंकि डेंचर है। अच्छा, ये वाला जो रीज़न होता है, यहाँ तक हम डेंचर एक्सटेंड नहीं करते। डेंचर हम सिर्फ उसी रीज़न तक एक्सटेंड करते हैं जहाँ से आप खाना खा के अपना काम चला सकते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चनेबल है क्योंकि पेन तो है, अदरवाइज सर 5 साल बाद में पेशेंट रिवर्ट नहीं होता है डेफिनेटली, अगर पेशेंट सेटिस्फाइड है तो। ठीक है, बातचीत हुई तो हमने सोचा एक ओपीजी, हम लोग के यहाँ बहुत डेंटिस्ट्री में एक बहुत कॉमन एक्सरे होता है ओपीजी, जिसमें पूरा जॉ ऊपर नीचे का एक साथ में एक्सरे में शो कर जाता है। हमने एक्सरे करवाया सर, एक्सरे करवाया, उसका नीचे इरप्टिंग 8 पड़ा हुआ था, माने कि दांत नीचे 8 पड़ा हुआ था, विजडम टूथ पड़ा हुआ था, और अब वो कहीं उसको प्रेशर क्रिएट कर रहा था। वो प्रेशर इसलिए क्योंकि जो हमने डेंचर ऊपर सीट कर रखा था, उस डेंचर के प्रेशर से फिर सर हमने उसको निकाला, पेशेंट को वापस डेंचर में ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, हल्के से इंसिजन से सर। अच्छा, पहले के समय से लेके अब तक आपकी इन टेक्निक्स में बहुत परिवर्तन भी आया? बहुत टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा, मतलब दिन रात का। जैसे आप इसको ऐसे मान लीजिए, साइंस इवॉल्व हुई है सर, डेफिनेटली इवॉल्व हुई है, ट्रिमेंडसली इन्वॉल्व हुई है साइंस। क्योंकि जैसे आपने पहले देखा होगा, मतलब मैंने देखा चेयर्स भी आपकी बहुत महंगी आने लगी है। बिल्कुल सर, चेयर्स महंगी आने लगी है, और चेयर्स बहुत अच्छी चेयर्स आने लगी है कि बस आपको सिर्फ पेशेंट को बैठाना है, पेशेंट इज़ वेरी रिलैक्स्ड, पेशेंट को सिर्फ आपको बैठाना है, सब कुछ आपके हाथ से काम हो जाता है। लेकिन वही है सर कि साइंस इवॉल्व हुई है, इसलिए सारे प्रोसीजर्स इतने सिंपल हो गए हैं, इसीलिए महंगा भी हो गया दांतों का इलाज। तो आज की डेट में एक दांत का भी इलाज कराने 10-15 हज़ार रुपया। सर देखिए, मैं इसको एक दूसरी तरीके से समझाती हूँ। आपको कैविटी हुआ हल्का सा, आपने इग्नोर किया, आप इग्नोर नहीं करेंगे तो वो कैविटी सिर्फ रिस्टोरेशन से फिल हो सकता है। आपने इग्नोर किया कि अरे अभी तो कैविटी है, चल जाएगा, क्लीन हो जाएगा, इधर से खाना बंद कर दो। आप सब लोग यही करते हैं, आप नहीं, मैं भी नहीं, शायद मेरे घर कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि इधर है, कोई बात नहीं, हम राइट साइड या लेफ्ट से खाना चालू कर देते हैं। बट धीरे धीरे क्योंकि हमारे पास में एक ट्रिगर पॉइंट है, वो इंक्रीज हुआ, फिर आपको ठंडे गर्म से पेन लगा, तो आप लोगों ने टीवी पे सेंसोडाइन का ऐड देखा, आप लोगों ने सेंसोडाइन ले लिया, आप करने लगे, अब फॉर टाइम बिंग सेंसोडाइन ने उसको थोड़ा सा नम कर दिया। फिर आपको फिर और ज़्यादा पेन हुआ तो एक आप जो आयुर्वेदिक ब्रांड्स वाले आजकल जितने टूथपेस्ट चल रहे हैं, उनके अंदर क्लोव ऑयल इतना ज़्यादा होता है कि आप लगाएंगे तो कई बार स्किन बर्न हो जाती है।
आपने वो लिया तो उसने क्या किया, उसको और नम कर दिया, लेकिन आप अभी भी लिंगर ऑन करे जा रहे हैं ट्रीटमेंट। नहीं, आजकल वो भी आने लगे, वो कोलगेट का कोई पैचेस आने पैच, लगे, हाँ, ड्रॉप पैचेस हाँ, आने वो लगे। वहाँ से लगा दो आप जाके सर और लिंगर ऑन किया ना आपने, हाँ, प्रोसीजर लिंगर ऑन किया। अब अगर आप जब कैविटी आपको दिखी, आप उस टाइम डेंटिस्ट के पास आते तो डेंटिस्ट हल्का सा उसे क्लीन करके उसको रिस्टोर कर देता, सही है। काम खत्म है। अब लेकिन सर आपने सारे ब्रांड्स ट्राई कर लिए हैं, लास्ट में जब अनबियरेबल पेन आया, स्पेशली रात में सोते टाइम, हाँ, वही उसी टाइम आता तो आपको याद आया कि अब मैं सुबह डेंटिस्ट के पास जाऊंगा। अब जब आप डेंटिस्ट के पास पहुंचे और इस स्टेट में पहुंचे कि आरसीटी करनी पड़ेगी, तो सर आरसीटी भी करनी पड़ेगी और क्राउन भी लगाना पड़ेगा। है। अब ये एक अब आपने एक बढ़िया बात बोल दी आरसीटी को लेके। आरसीटी बेसिकली है क्या चीज़ है? आरसीटी नर्व का कोई एक सिस्टम है, दांत की क्लीनिंग है। कोई लोग कहते हैं कि साहब मैं आरसीटी करा के आया हूँ, 25,000 रुपये लग गया, 20,000 लग गया। तो बेसिक है क्या आरसीटी के? दांत को फिर वो मजबूत करने की कड़ी है, क्या है? इसको सर हम ऐसे समझते हैं, मैं पैसे पे कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि थोड़ा हाँ, सा, वो ठीक है। हाँ, हम इसको इस तरीके से ऐसे समझते हैं, आपको कैविटी हुआ, कैविटी एक्सटेंड हुआ रूट पोर्शन से। टूथ के दो पोर्शन होते हैं, क्राउन, रूट। क्राउन पोर्शन जो आपको दिखाई देता है, रूट पोर्शन जो बोन के अंदर होता है वो आपको दिखाई नहीं देता, वो हम एक्सरे से जज करते हैं। क्राउन पोर्शन पे कैविटी लगा, रूट पे पहुंचा। अब रूट के जो नीचे का अपेक्स एरिया जो है, वहाँ इन्फेक्शन हुआ, आपको पेन हुआ, आपने हमें रिपोर्ट किया। बेसिकली क्या होता है सर, जैसा आपने सोचा होगा, सुना होगा, लोग बोलते हैं नस का इलाज करवाया है, क्योंकि वो एक लेमेन टर्म है। रूट में एक टीथ के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प। बेसिकली जो सबसे अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है पल्प, जिसके अंदर ब्लड इनोवेशंस होते हैं, जहाँ सेंसेशंस होते हैं। इनेमल और डेंटिन में आपको कम सेंसेशंस होते हैं, वहाँ कुछ आपको खास फील नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा गर्म। आपको पेन हो रहा है, इसका मतलब आप पल्प पे पहुँच गए हैं। पल्प यानी कि जो उसका वाइटल स्ट्रक्चर है, पल्प इज़ ओनली वाइटल स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ। अब हम आरसीटी में क्या करते हैं, जो पल्प होता है वो क्राउन पोर्शन में भी होता है, रूट पोर्शन में भी होता है। आरसीटी में हम पल्प जो होता है, चाहे क्राउन पोर्शन हो, रूट पोर्शन हो, उसको कम्प्लीटली एक्सट्रपेट कर देते हैं, यानी कि कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। फिर हम उन कैनाल की शेपिंग कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो आपका इन्फेक्शन का जो सोर्स है वो हम कट ऑफ कर देते हैं। अब हमने इन्फेक्शन सोर्स कट ऑफ कर दिया, फिर हम उसको हमारे ऑब्चुरेटिंग मटेरियल्स बोलते हैं, गट्टा पर्चा बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, उससे हम उनको वापस फिल करते हैं, क्राउन प्रिपेयर करते हैं, उस पर कैप लगा देते हैं। दिस इज़ द कंप्लीट आरसीटी प्रोसीजर। अभी कई पेशेंट्स में हमने ये भी सुना है कि जैसे आरसीटी करवाने आते हैं तो डॉक्टर साहब आरसीटी तो हो गई, क्राउन की क्या ज़रूरत है? बट नहीं सर, जो कंप्लीट प्रोसीजर है दैट इज़ आरसीटी। क्राउन एंड कैपिंग इज से क्राउन एंड कैपिंग इज द सेम थिंग, इज जस्ट कि जब हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं तो दैट इज एफपीडीज, क्राउन्स, और अगर हम पेशेंट से बात करें तो दैट इज कैपिंग्स। तो दिस इज वन इन द सेम थिंग। तो इसलिए जो आरसीटी का प्रोसेस है दैट इज कंबाइंड प्रोसीजर, आरसीटी विद कैपिंग या आरसीटी विद क्राउन, ये कंबाइंड प्रोसीजर है। तो बेसिकली सर इसमें क्या है कि हमने टूथ स्ट्रक्चर, हम आरसीटी जो हम करते हैं तो हमने एक स्ट्रक्चर बाहर निकाल दिया, माने कि पल्प हटा दिया। तो आपने क्या किया, टूथ स्ट्रक्चर को हॉलो कर दिया है। अब कोई भी चीज़ जो हॉलो होगी वो वीक होगी। अब अगर हम उसको आरसीटी के पोर्शन पे छोड़ देते हैं तो कोई भी जो फोर्स आएगा वो उस टीथ को ब्रेक कर देगा। ठीक है। तो वो टीथ आपके किसी काम का नहीं है। उसको प्रिजर्व करने के लिए कैपिंग इज मस्ट। अगर हम उसको कैपिंग देते हैं तो हम उसके फोर्सेस को एक वर्ड और काम में आता है, हाँ एकदम याद आया मुझे, सीमेंट भर दी। व्हाट इज दिस सीमेंट भर दी? दिस सीमेंट इज बेसिकली रिस्टोरेशन। जो हम रिस्टोरेशन करते हैं उसके लिए एक लेमन टर्म दिया हुआ है, सीमेंट। तो वो क्या, वो कुछ प्रोडक्ट होता है? सर दैट इज बहुत तरह के सीमेंटेशन प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास में। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो जैसे आपकी जीआईसीज हैं, कॉम्पोजिट्स हैं, रेजन फिलर्स हैं, बेसिकली ये यूज़ करते हैं। बट ये सब मेडिकल टर्म्स में थोड़ा ज़्यादा चले जाते हैं, बट इट इज़ बेसिकली रिस्टोरेशंस। तो ये दोनों चीज़ों में काम आते हैं। या तो हम कैविटी रिस्टोरेशन करते हैं, उसमें भी जीआईसी कॉम्पोजिट्स हम इनको फिल करते हैं, या हम जब कैप को सीमेंट करते हैं। बेसिकली सीमेंट एक एंकरिंग जॉइंट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जो जॉइंट है दैट इज विद सीमेंटेशन ओनली। तो वो उसके लिए भी जैसे कॉम्पोजिट्स और जीआईसीज हम फिलिंग। अच्छा, स्क्रूइंग भी होता है? स्क्रूइंग सर अगेन इट इज अ लेमन टर्म। एग्जैक्ट जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है दैट इज डेंटल इम्प्लांट्स। तो समझाने के लिए कि हमने स्क्रू डलवा लिया है। पेशेंट जैसे आप नॉर्मली हम पेशेंट से एनकाउंटर करते हैं, पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब स्क्रू डलवाने हैं। अब स्क्रू डलवाने का मतलब है डेंटल इम्प्लांट्स। तो डेंटल इम्प्लांट्स आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत बेसिक है, बहुत सेफ है सर, वेरी सेफ, क्योंकि इसके अंदर नोबल मेटल्स यूज़ हो रहे हैं।
नोबल मेटल्स जहाँ भी यूज़ हो रहे हैं वो डेफिनेटली आपकी बॉडी के साथ में बायोकम्पैटिबल है तो यू कैन इजीली यूज़। क्या आजकल बॉडी के लिए मेटल तो बहुत ज्यादा काम में आने लगा, घुटने चेंज हो रहे हैं वहाँ मेटल, हिप बॉल मेटल, ये और दांतों में भी अब मेटल आना शुरू हो गया। हुआ है बेसिकली सर, ये उसी से डराइव हुआ है। अब जैसे इम्प्लांट्स में भी अगर आप देखेंगे, पहले आपने सुना हो कि कोई ऐसे बोलता था इम्प्लांट डल गया है, बट अब इसके अंदर दांत जो है 3 से 4 महीने बाद लगेगा। ये पहले काफ़ी चलता था। अब हमारे पास में रिसेंट नई टेक्नोलॉजीज आई है, जैसा मैंने बोला साइंस इज इवॉल्विंग डे बाय डे। कॉर्टिकल इम्प्लांट्स इसको सर हम विद इन 72 आवर्स के अंदर आपको टीथ प्रोवाइड करते हैं, अच्छा, विद इन 72 आवर्स। बट इज कॉस्टली है ना, मतलब जितनी जल्दी सुविधा चाहोगे उतनी जल्दी उतना। बट अगर आप इसको कन्वेंशनल इम्प्लांट्स जिनको हम डालते थे और 3-4 मंथ्स छोड़ते थे, एंड कॉर्टिकल इम्प्लांट्स जिनको हम 72 आवर्स के अंदर लोड कर देते हैं, अगर आप उनसे कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 4 महीने वेट करना पड़ रहा है और आपको 3 डेज में हम फंक्शनल लोडिंग कर रहे हैं। फंक्शनल लोडिंग माने कि लगा के आपको खाने के लिए बोल रहे हैं कि आप खाइए, आप इसको यूज़ कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और भी, बहुत सी बार जब गैस्ट्रो से बात होती है और भी डॉक्टर से बात होती है, उनसे बात होती है तो बोले आप च्यू सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, सही ढंग से चबा नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम भी हो रहा है, आपका स्टमक भी ख़राब है, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है सर, डेफिनेटली होता है। फूड इज़ द मेन रीज़न किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए। एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है जिसको बोला जाता है कि अगर बहुत अच्छा डेंटिस्ट है तो आपकी 70% आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स वो सिर्फ आपकी ओरल कैविटी देख के बता सकता है। 70% ऐसा होता है जब हम रेगुलरली पेशेंट्स देखते हैं। कई बार पेशेंट्स के टीथ कटे हुए मिलते हैं, आपने देखा होगा, टूटे हुए नहीं, कटे हुए, एग्जैक्टली कटे हुए टीथ होते हैं। हम उनसे जब पूछते हैं आपको एसिडिटी रहती है तो बोलते हैं हाँ। फिर उनको लगता है डॉक्टर साहब आपको कैसे पता एसिडिटी रहती है? बेसिक है सर, एसिडिटी है, आपको जो एसिड है उसका रिफ्लक्स होगा मुंह में। एक लेवल से ज़्यादा अगर आप एसिड मुंह में बार बार रिफ्लेक्स करोगे तो टीथ डिके होगा ही होगा डेफिनेटली। तो वो जो टीथ का जो डिके का पैटर्न है वो इटसेल्फ बता, मतलब आपके हिसाब से ये हुआ कि जो वो क्षार है उससे क्षरण है, मतलब वो जो क्षार आ रहा है, वो जो खट्टापन आ रहा है, उसके कारण वो दांत भी खिर रहा है। बिल्कुल। और उसका एक जो डेफिनेट पैटर्न बनता है, वो जो पैटर्न है उसको देख के आप बता देते हो कि ये गेस्ट्राइटिस या आपकी एसिडिटी की वजह से है। इसलिए टाइम पे खाना खाना, लगातार खाना खाना, अच्छा खाना खाना और अच्छा चबा के खाना खाना सभी इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए हम इम्पोर्टेंट है। ये बात तो सही है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे लोग कहते हैं कि तब दांत निकालने के समय में लोग डरते हैं, लोगों को लगता है मेरी आँख चली जाएगी या मेरे कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी, कान से सुनना बंद हो जाएगा। इट्स अ मिथ या कभी कभार होता है ऐसा? नहीं सर, इट्स एब्सोल्यूट मिथ, इट्स एब्सोल्यूट मिथ। होता कुछ नहीं सर, थोड़ा सा आप इसको ऐसे लेके देखिए कि पहले जब हमारे पास में साइंस ज़्यादा इवॉल्व नहीं था तो हो सकता है कि कभी कोई ऐसे इंसिडेंट्स रहे हों, लेकिन मेडिकल फील्ड में हमने इस तरह का कभी आज तक ऐसा कुछ एनकाउंटर नहीं किया है कि दांत निकालने से या कोई ट्रीटमेंट करने से आपको किसी थर्ड जगह कोई प्रॉब्लम हुई हो। स्पेशली अगर आप ये देखेंगे, जब ऊपर की दांत निकालने की बात होती है, ऊपर ये मैक्सिलर बोन जो है, इसके अगर हम दांत निकालने के लिए किसी पेशेंट को बोलते हैं तो पेशेंट का फर्स्ट रिस्पॉन्स यही होता है, डॉक्टर साहब आँख तो नहीं बैठ जाएगी, डॉक्टर साहब ये तो नहीं हो जाएगा, आँख में से आंसू तो नहीं आ जाएंगे, कान का पर्दा तो नहीं चला जाएगा, स्पेसिफिकली अपर टीथ के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी नहीं हुआ, मतलब आज तक इतनी प्रैक्टिस में या अभी तक मैंने ऐसा कोई केस नहीं पढ़ा है कि ऐसा होता है। तो ये डेफिनेटली इट्स अ मिस। नहीं, एक सवाल जो पिछला था उसमें एक चीज़ और याद आई मुझे, जिसमें आपने कहा कि एसिडिटी से दांत आपके कट जाते हैं। उसमें ऐसा होता है कि जैसे दांत कटते हैं तो आपकी ज़बान पे छाले बन हो जाना शुरू हो जाते हैं उस दांतों के कारण? डेफिनेटली होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब आपके दांत कट गए हैं तो दांतों जो कट गए हैं तो एकदम शार्प एजेस बाहर आ जाती हैं। तो जो शार्प एजेस है, लेकिन आपकी टंग को आदत है आपके दांतों के साथ रेस्ट करने की, आपकी टंग दांतों के साथ रेस्ट करती है। टंग एक सॉफ्ट आपका ऑर्गन है, टीथ आपका शार्प ऑर्गन है। तो डेफिनेटली जब किसी भी चीज़ को आप बार बार रगड़ देंगे तो वो छाले बनेंगे, वो छाले बनेंगे। और जैसे कि हम बोलते हैं, मुंह में किसी भी तरह का छाला जो लंबे टाइम तक रहता है वो नहीं होना चाहिए, वो अच्छा नहीं है। तो कोशिश करें कि अगर इस तरह का कोई भी छाला आपके मुंह में बन रहा है किसी भी रीज़न से, तो अपने आसपास में जो भी डेंटिस्ट है एक बार आप उनसे कंसल्ट ज़रूर करें। या आगे लॉन्ग रन सर, डेफिनेटली अगर कोई भी छाला 2 महीने से ऊपर आपको लगातार बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है या बार बार बन रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़
गो टू योर नियर बाय डेंटिस्ट एंड बी वेल। एक और चीज़ है, मैं एक लेमन वाली भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ और वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक और चीज़ होती है, बहुत सारे लोगों के हाथ में खाना खाने के बाद एक टूथपिक होती है और अंदर वो डाल के और अपना काम करते हैं। ये जो दांतों में गैप आने लग जाता है, इसके पीछे क्या कारण होता है? दांतों में गैप आने की बहुत सारे रीजन है। एक तो जैसे आपने बोला, हम टूथपिक से मत कीजिए, बंद कर दीजिए। बहुत अच्छा चीज है हमारे पास फ्लॉस, आप गो फॉर फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टीथ में गैप आने के रीजन ये भी है, जैसे आपने मान लीजिए कोई टीथ में कैविटी था या टीथ का प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं था, माने कि उसका इलाज करने के बाद में उसका फ्यूचर अच्छा नहीं था, तो आपने उस टीथ को निकलवा दिया, लेकिन आपने उसको रिप्लेस नहीं करवाया। अच्छा। आपने उसको निकाल के छोड़ दिया, रिप्लेस नहीं करवाया, तो विद टाइम हमारी टीथ में ड्रिफ्टिंग होती है। जहां उसको स्पेस मिलता है, टीथ वहां मूव करने लगते हैं। मान लीजिए आपने ये टीथ निकलवाया, तो टीथ पीछे की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे तो स्पेसिंग आनी चालू हो जाएगी। या आप जैसे मैंने बोला किसी अच्छा, हाँ, यहाँ पे भी एक सवाल आ रहा है। जैसे आपने पीछे के 2 दाँत निकलवाए, आगे के रह गए, तो लोग बोलते हैं कि जो आगे के दाँत हैं पीछे पुश करते हैं और वो उसके कारण आपका जो पूरा डेंचर है वो भी बिगड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, आपका ऑक्लूजन बिगड़ जाता है। क्या होता है कि जैसे टीथ नहीं था, अब ये आगे के दांत पीछे टेढ़े हो गए। टेढ़े हो गए तो हम एक ऑक्लूजल टेबल बोलते हैं सर, हमारा मेडिकल टर्म है ऑक्लूजल टेबल। ऑक्लूजल टेबल माने एक टेबल बना हुआ है मुंह में, गॉड ने बनाया है, जिसकी वजह से हम च्यू कर रहे हैं। च्यू कर रहे हैं, एक बैलेंस्ड ऑक्लूजन है, इसलिए हम खाना खा पा रहे हैं दोनों तरफ से। अगर ये दांत टेढ़े हो गए तो मेरा ऑक्लूजल टेबल सर चेंज हो गया है। अभी ऑक्लूजल टेबल चेंज हो गया तो या तो मैं इधर से ज़्यादा खाऊंगी और इधर से खाना बिल्कुल बंद कर दूंगी। तो आपने क्या किया, इस वाले पोर्शन को हाइपर एक्टिव कर दिया और इसको हाइपो एक्टिव कर दिया। तो डेफिनेटली हाइपो एक्टिव जो भी चीज़ रहेगी वो धीरे 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 डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगी। बोन लॉस होंगे, कैलकुलस जमेगा, आपके प्लाक्स जमेंगे, ये चीज़ बिल्कुल ही आपकी क्या होगी, हाइपो एक्टिव हो जाएगी। इसलिए बैलेंस ऑक्लूजन अचीव करने के लिए अगर आप टीथ निकलवा रहे हैं तो रिप्लेस करवाइए। अच्छा, एक चीज़ और भी मैंने देखी है कुछ लोगों को, अपनी मतलब थोड़ी-सी अपनी वो दिखाने के लिए अखरोट दाँत से तोड़ लेते हैं, बियर की बॉटल को खोलने के लिए दाँत काम में ले लेते हैं। इट्स हार्मफुल या ठीक है चलते हैं? मत कीजिए सर, प्लीज़ मत कीजिए। इसके लिए दांत नहीं दिए भगवान ने हमें। बेसिकली जैसे जो चीज़ें आपने बताई, अखरोट तोड़ना या बियर की बॉटल्स खोलना, वो लैटरल फोर्सेस में गिने जाते हैं। ये अगेन एक मेडिकल टर्म है। किसी भी तरह का लैटरल फोर्सेस दांतों के लिए हार्मफुल है, मत कीजिए। बॉटल ओपनर्स आते हैं आई गेस मार्केट में, यू कैन इजीली बाय दैट। चलिए, अब दूसरी टर्म पे आ जाते हैं। जिस तरीके से दांतों के एक्सरे भी करने होते हैं आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि दांतों के एक्सरे करने से कैंसर होता है। इट्स ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, दांतों के एक्सरे करने से कोई कैंसर नहीं होता है। हमारे पास में जो रूम के अंदर, यानी कि जो डेंटल चेयर पे अवेलेबल एक्सरे होते हैं, वो IUPRs कहलाते हैं, इंट्रा ओरल पेरियोपाइकल रेडियोग्राफ्स। इससे कोई एक्सरे नहीं होता, बहुत मिनिमम एक्सपोजर है, बहुत मिनिमम एक्सपोजर। आप मेरे पास में आए, मैं मैक्सिमम कितने आपके एक्सरे ले लूँगी, 2, 3, 4। अगर मैं RCT में जाती हूँ तो 5 से 6 एक्सरे में आपकी एक RCT कंप्लीट हो जाती है। लेकिन सर आप एक पेशेंट है, मेरे पास तो रेपिटेटिवली 10 पेशेंट्स आ रहे हैं। आपके पास तो सिर्फ 5 का एक्सपोजर है, मेरे पास 50 का एक्सपोजर है, बट स्टिल नहीं हो रहा है क्योंकि नहीं है। हमारे जो अब जितने भी एक्सरे मशीन्स हैं, जो हमारे पास में टेबल साइड है, यानी कि जो चेयर साइड लगे हुए हैं, आपने देखा होगा, आप डेंटिस्ट्री ऑपरेटरी में जाते हैं तो चेयर साइड ही एक्सरे लगे हुए होते हैं। बहुत मिनिमल एक्सपोजर है, बहुत मिनिमल एक्सपोजर, नहीं होता है एक्सरे। अच्छा, एक और टर्म है स्केलिंग। व्हाट एग्जैक्टली स्केलिंग है क्या, पहले तो वो बताइए। सो जैसा स्केलिंग लेमैन जैसा समझता है, साफ सफाई जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो हम आपको करके दे रहे हैं। बेसिक, बहुत बेसिक चीज़ है। हमने आपको बोला है पेस्ट कीजिए, गागल्स कीजिए, फ्लॉसिंग कीजिए। नहीं कर रहे हैं आप, या टाइम शॉर्टेज है, या फिर कुछ ऐसी एकदम जिनको बोलते हैं इंटीरियर स्पेसेस हैं, जैसे बिल्कुल आपके लास्ट के जहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वहाँ अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं, या फिर काफ़ी टाइम से आपको खाना या गंदगी जम गई है जो आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रश नहीं निकाल सकता, तो हम अल्ट्रासोनिक स्केलर्स यूज़ करके दांत हिल जाते हैं उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं, सुन्न हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब स्केलिंग कराते रहना चाहिए? हर 6 मंथ्स में आप करा सकते हैं। बेसिकली सिर्फ इतना सा इसमें हो, उसमें कोई केमिकल वगैरह कुछ काम में नहीं होता, वाटर बेस्ड हो? बिल्कुल नहीं, सिर्फ RO वाटर बेस्ड होता है। अल्ट्रासोनिक स्केलर्स होते हैं जिसमें बबल्स बनते हैं वाटर के, वो आपके जो स्टेन्स होते हैं उस पर जाते हैं, वहाँ बस्ट होते हैं, स्टेन को लूज करते हैं और साथ में जो वाटर चल रहा होता है वो उसको स्वीप डाउन कर देता है। दैट्स इट।
दिस इज़ वेरी सेफ और बहुत ईज़ी प्रोसीजर है। मतलब दाँतों की बेसिक जो जो पकड़ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बस ये होता है कि कई बार जो हम स्केलिंग के बाद में पेशेंट पोस्ट स्केलिंग 5 टू 7 डेज़ हल्का-फुल्का सेंसिटिव रिपोर्ट करता है या कई बार ब्लीडिंग रिपोर्ट करता है, दैट इज़ एब्सोल्यूट नॉर्मल, जो 5 टू 7 डेज़ में बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो टीथ और गम्स के बीच में जो आपका कैलकुलस जमा है, जिसको हमने स्केलर से हटाया है, तो वो रीज़न यहाँ खाली हो गया है और क्योंकि वहाँ पे जो कैलकुलस था उसने गम्स को इरिटेट किया हुआ था इतने दिन से, तो वहाँ आपको हल्का-फुल्का वो ठंडा फ़ील हो जाता है? वो आपको फ़ील होता है। जैसे स्केलिंग के बाद में नहीं, वो जो जगह बचती है वो अपने आप फ़ील हो जाती है? आप पेशेंट को फ़ील होती है। ईज़िली पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है स्पेसिंग आ गई है। पेशेंट को फ़ील होती है। बस वहाँ आपको हल्का-फुल्का ठंडा लग सकता है बट दैट टू 5 टू फॉर 5 टू 7 डेज़ ओनली कंप्लीटली रिवर्सिबल है। एकदम नॉर्मल हो सकते हैं आप। अच्छा, दूसरा एक चीज़ है, बड़ा एक वो भी होता है कि आज की डेट में बहुत सारे मेथड आ गए हैं खुद को सुंदर रखने के, और लोग बुटेक्स और ये और वो सब करते हैं। उसके साथ-साथ लोग दाँतों की भी मतलब घिसाई-विसाई अपने आप को सुंदर रखने के लिए, और कोई दाँत ऊँचे ऊपर-नीचे हैं तो उसको बोलते हैं घिसना ये वो। इससे सेफ या कैसे क्या है? यहाँ मैं 2 पॉइंट्स आपसे क्लियर करना चाहूँगी। पहला पॉइंट, अगर आपके दाँत टेढ़े-मेढ़े हैं, तो जो घिसने वाला प्रोसीजर आपने बताया उसको हम कम प्रेफ़र करते हैं। रादर हम प्रेफ़र करते हैं ऑर्थो ट्रीटमेंट्स। ऑर्थो ट्रीटमेंट्स ब्रेसेस जो लगते हैं, लेमन टर्म में बोले तो जो तार बाँध देना दाँतों में, अगर वो आप करवाते हैं तो दैट इज़ वेरी सेफ। हाँ, ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर एज। आप किस एज पे डेंटिस्ट के पास रिपोर्ट हुए हैं। उसमें इंटर रिलेटेड होता है आपकी एज, आपके जो ग्रोथ पैटर्न्स हैं और हमारा ट्रीटमेंट प्लानिंग, ये इसके अंदर इंटर रिलेटेड होता है। तो अगर आप यंग एज में, जैसे आप आते हैं हमारे पास में 12 टू 13 ईयर्स के अंदर आ रहे हैं, तो उसके अंदर आपके ग्रोथ पैटर्न्स बचे हुए हैं, तो उसके अंदर हम ईज़िली बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। थोड़ा लेट आ रहे हैं, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, थोड़े से लेट मिलेंगे। अच्छा, ब्रेसेस में भी आजकल बहुत बढ़िया टेक्निक्स आ गई, डिफरेंट टेक्निक्स आ गई। क्या थोड़ा शॉर्ट टर्म में बता? मैं आपको शॉर्टली 3 टाइप्स बेसिक बता देती हूँ। एक तो हमारे मेटल ब्रेसेस रहते हैं, जो आप सबने देखा होगा, मेटल कलर के जो दिखाई देते हैं। एक सेकंड होते हैं हमारे सिरेमिक ब्रेसेस, वो टूथ कलर होते हैं। हम उनको स्टिक ही करते हैं, जैसे मेटल ब्रेसेस हैं उनको वैसे ही स्टिक करते हैं, बट वो कम अप्रिशिएट होते हैं बट कम अप्रिशिएट होते हैं। आप जो एकदम जिसको बोलते हैं सुप्रीम, जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ इनविजिलाइन। इनविजिलाइंस जो होते हैं वो बिल्कुल टूथ कवर को हम आपको बना के देते हैं। आप खुद अपना इंसर्ट कर सकते हैं और उसको लगा के आप पूरे दिन रह सकते हैं। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उससे खाना-वाना खा सकते हैं आप? आप गर्म चीज़ें नहीं खा सकते। जब आप गर्म चीज़ खा रहे हैं तब आप उसको अवॉइड कीजिए, अदरवाइज़ आप उसको पहन के रख सकते हैं। हाँ, ट्रीटमेंट ये बार-बार डरा रही हैं आप। अच्छा, अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जिस तरीके से दाँतों के जो अपन बात करें हेल्दी दाँत रखने के लिए, एक वो भी टिप दे दीजिए कि आपके हेल्दी दाँत रखने के खाने-पीने का क्या ऐसा होना चाहिए, जिसके कारण कि आप हेल्दी रख सकें दाँतों को? देखिए, मेरे डेंटल क्लिनिक में मैं जब से प्रैक्टिस कर रही हूँ तब से मैं किसी को कुछ भी खाने पीने से मना नहीं करती हूँ। जैसे पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब ये चॉकलेट बहुत खाता है, इसकी चॉकलेट बंद कर दो। मैंने आज तक से किसी भी बच्चे को नहीं बोला कि चॉकलेट चिप्स बंद कर दो। मैं ये बोलती हूँ आपको चॉकलेट चिप्स खाना है, लेकिन उसको तुरंत बाद ब्रश करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मना नहीं करना है। आप सर कब तक रोकेंगे? ना मैं आपको रोक सकती हूँ, ना आप मुझे खाने से रोक सकते हैं, लेकिन हम हमारे हैबिट्स ऑल्टर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओरल हाइजीन को मेंटेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है गागल्स। आप जितना गागल कर रहे हैं एटलीस्ट दिन में 2 बार तो कर ही सकते हैं। एक बार सुबह और एक बार रात में जस्ट सोने से पहले गर्म पानी में 1 चुटकी नमक डाल लीजिए। बून है सर, बून है, बिलीव मी। गर्म पानी 1 चुटकी नमक, अच्छा। सॉर्टेड है आप। गुड, ये तो अच्छी चीज़ है। क्योंकि आज की डेट में वो जो आपके लिक्विड्स आते हैं बहुत सारे, क्या उनको क्या बोलते हैं, माउथ वॉशेस, लोग सुबह-सुबह उठ के सबसे पहले उससे माउथ वॉश करते हैं, फिर बाद में ब्रश करते हैं। तो वो मुझे लगता है कभी-कभार कि ये सारे केमिकल हैं जो आपको हार्म। अगेन इसको भी मैं वैसे ही आपको समझाना चाहूँगी जैसे मैंने आपको टूथपेस्ट बताए थे। मेडिकेटेड टूथपेस्ट जिस हिसाब से मैंने आपको बोला, आप तभी यूज़ कीजिए जब आपको डेंटिस्ट रिकमेंड करे। सेम वेज माउथ वॉश अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप डेंटिस्ट के रिकमेंडेशन से ही यूज़ कीजिए, स्पेशली जिन माउथ वॉशेस में अल्कोहल होता है। अगर आप उनके कंटेंट पढ़ेंगे पीछे आपको पता चल जाएगा अल्कोहल होता है। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया सर, बहुत सिंपल है, गर्म पानी और नमक। माउथ वॉशेस में भी बिल्कुल होता है सर, डेफिनेटली होता है। बस उन्हें पीना नहीं है आपको पीना नहीं है, आपको सिर्फ उससे गागल्स करने हैं। गार्गल्स के लिए
एक चीज़ और भी है, बच्चों में अक्सर दूध पीते हुए जो बच्चे हैं, उन दूध के दाँत जिनको बोलते हैं, उनमें भी कैविटीज़ आ जाती है बहुत सी बार, उसका क्या कारण? सेम कारण है सर। बच्चे जो दूध पीते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि बच्चे ने दूध पिया, सो गया, बच्चे ने दूध पिया, खेलने लग गया, बच्चे ने दूध पिया, बाहर निकल गया, आपने उसको कुल्ला तो करवाया ही नहीं। दूध भी सर एक तरह का स्टिकी प्रोडक्ट है, टीथ पे स्टिक करेगा और वो आपको बाद में कैविटी करेगा। या स्पेशली ये जो कैविटीज़ हैं, वो जो नर्सिंग बॉटल कैरीज हम जिनको बोलते हैं, स्पेसिफिकली जो बच्चे दूध बॉटल से पीते हैं, उनमें ये ज़्यादा प्रिवलेंट है। उसका रीज़न ये है कि बच्चा रात में सोते टाइम दूध पीता है, दूध की बॉटल लगा के सो गया है, तो वो अब आप देखिए पूरी रात कितने बैक्टीरियाज उसके माउथ में इवॉल्व हुए हैं, वो सारे बैक्टीरियाज कहाँ जाएंगे। फिर जैसा कि आपने बोला कि इतने यंग बच्चों को हम ब्रश कराते नहीं हैं, तो वो आफ्टर ऑल वो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेंगे। तो हम इसलिए मैं मेरे क्लिनिक पे जितनी भी प्रेग्नेंट वूमेंस अगर रिपोर्ट करती हैं, तो मैं उनको फ्रॉम डे वन कुछ इस तरह के टिप्स देती हूँ कि आपको ये टिप्स करने हैं ताकि बच्चों के जो दूध के दांत हैं या डेसिडस टीथ जिनको हम बोलते हैं, उनके अंदर कैविटेशंस ना हो। उनमें कैविटेशंस नहीं होगा तो डेफिनेटली बच्चा तो दूध के दाँत तो टूट जाएंगे सर, लेकिन पेन बहुत करता है बच्चे को। बच्चे आते हैं सर, बहुत बच्चे आते हैं, स्वेलिंग ले लेके आते हैं, इतना अच्छा एब्सेस बना हुआ होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। दाँतों में? बिल्कुल सर, एब्सेस मतलब वही स्वेलिंग, सबसे बड़ा जो है मवाद भर गई दांतों के अंदर, और बच्चों में ये हो रहा है, दूध के दांतों में हो रहा है। अच्छा, दाँत में कीड़ा लग जाना, एक टर्म और ये भी आती है, तो वाक़ई में कीड़ा लग जाता है कि वो अंदर कहीं ब्लैक कलर का घाव हो गया और वो हो गया, उसको कहते हैं, या वाक़ई में कोई जर्म्स पैदा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हैं, अच्छा। बैक्टीरियाज तो हैं, बैक्टीरिया है तभी तो डिके हुआ है, बैक्टीरिया नहीं थे तो कैसे डिके होता। लेकिन आपको तो वो आप उसको उससे देख? नहीं सर, नहीं दिखाई दे, नहीं सर, आप बैक्टीरियाज नहीं देख सकते, लेकिन हाँ वो एक जैसे बने मतलब हमारे पेरेंट्स ने डराने के लिए रखा है दाँत में कीड़े लग जाएंगे, दांत में कीड़े लग जाएंगे। जैसे हम एक पेशेंट आए थे, मुझे याद नहीं है, अभी काफ़ी टाइम पहले की बात है, पेशेंट आए थे, आके बोला डॉक्टर साहब मैं वहाँ गया था किसी नॉर्मल कहीं बताया मुझे, और उसने कोई लिक्विड डाला और कीड़ा निकाल के दिखाया। अच्छा। मैं सर अभी तक उस डेंटिस्ट को और उनको ढूंढ रही हूँ कि प्लीज़ वो कीड़ा मुझे भी एक बार निकाल के दिखाएं। और वो उन्होंने ऐसा बोला, उसने डब्बी में डाल के दिया मुझे कीड़ा, तो रखा होगा ना संभाल के उन्होंने। नहीं, ऐसे दांतों में अगर ऐसे कीड़े पड़ने लगे तो कमाल ही हो जाएगा फिर तो, है ना? ठीक है। और सबसे बड़ी बात एक और ये भी है कि अच्छा, दूसरा क्या दांतों की जो रोज की फूड हैबिट है, आपकी फाइबर, आपकी कैल्शियम, ये सब भी कहीं ना कहीं काउंट करती है दांतों को हेल्दी रखने के लिए? मैं यहाँ पे कैल्शियम के लिए बोलना चाहूँगी। कैल्शियम सर एक बहुत बड़ा मिथ है। जब भी पेशेंट हमारे पास में आता है जिसके दांत हिल रहे होते हैं या कैविटीज़ होते हैं, तो पेशेंट आके बोलता है डॉक्टर साहब कैल्शियम सप्लीमेंट ले लूँ क्या, कैल्शियम सप्लीमेंट ले लूँ क्या। तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, जो कैल्शियम आपकी मदर ने जब वो आपसे प्रेग्नेंट थी, जो कैल्शियम उन्होंने लिया है वही आपके दांतों में प्रेजेंट है। अच्छा। इट्स वेरी सिंपल। आपका जो बोन्स है उसका कैल्शियम उतरता चढ़ता रहता है, कैल्शियम डीमिनरलाइज हुआ, उतरता चढ़ता माने डीमिनरलाइज हुआ और फिर से बोन रिमिनरलाइज हो गई। लेकिन टीथ का जो कैल्शियम है, जो आपकी मदर ने जब वो आपसे प्रेग्नेंट थी, तो जो कैल्शियम इनटेक उनका था, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो फूड के फॉर्म में हो, चाहे मेडिसिन के फॉर्म में हो, जैसे गाइनीज जो है वो हमें सप्लीमेंट्स देते हैं कैल्शियम के, जो कैल्शियम उन्होंने लिया है दैट इज द ओनली कैल्शियम जो आपके टीथ में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, उनको आपसे तो कंसल्ट करना ही करना है, उसके साथ साथ जो उनकी गायनी की डॉक्टर है वो और आप दोनों के बीच में भी एक कहीं ना कहीं कड़ी बनी होनी चाहिए। ऐसा होता नहीं है सर, होता नहीं है। लकीली हम जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ है, टचवुड, बिकॉज गायनी हमारे जस्ट चैम्बर के सामने ही है। तो हमारे साथ में ये है, जैसे मैंने बोला कि जैसे अगर आप फीमेल जो प्रेग्नेंट, बट ये आपने बहुत जबरदस्त बात बोली कि वो उस टाइम का जो कैल्शियम है वही आपके दांतों में काम कर रहा है, उसके बाद का जरूरत नहीं। और ऐसा ही सिर्फ फ्लोराइड के साथ में है। अगर आपने देखा होगा कई पेशेंट्स आते हैं या कई लोगों के दांत बहुत पीले होते हैं, वो कोई गुटखा उटका नहीं खा रहे हैं क्योंकि उनके वहाँ फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है। अब जब वो हमें रिपोर्ट करते हैं तो हमें वो ऐसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे यहाँ फ्लोराइड है, इसलिए हमें फ्लोरोसिस हुआ है। हाँ, इफेक्ट करता है बहुत मिनिमल अमाउंट में। मैक्सिमम जो इफेक्ट होता है वो तभी हो जाता है जो पानी उनकी मदर ने पिया है जब वो उनसे प्रेग्नेंट थी। माने कि जब मेरी मदर मुझे लेके प्रेग्नेंट थी, जिस तरीके का पानी उन्होंने पिया है, अगर उसमें फ्लोराइड था तो मेरी टीथ में फ्लोराइड होगा।
अगर नहीं था तो नहीं होगा। जितना कैल्शियम उन्होंने लिया है उतना ही कैल्शियम मेरे टीथ में। कोई स्पेशल टिप हमारे दर्शकों को देना चाहें आप? सर स्पेशल टिप तो यही है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी छोटी मोटी डिके हो, किसी भी तरह की ओरल प्रॉब्लम हो, कोई अल्सर हो, किसी भी तरह का छोटा मोटा कोई भी पैच आपको ओरल कैविटी में दिखाई दे, उसको आप इग्नोर ना करें, अपने आसपास के डेंटिस्ट को दिखाएं। जैसा सर ने बोला कि डेंटिस्ट्री थोड़ा महंगा है, महंगा नहीं है, बस आप पहुंच लेट रहे हैं। जब आप पहुंच लेट रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें भी एडवांस टेक्निक्स जो है उनको डालना पड़ता है। तो बस कुल्ला कीजिए, गर्म पानी में नमक डाल के सिर्फ कुल्ला कीजिए, ब्रश कीजिए, जो पेस्ट आपको पसंद है उस पेस्ट से कीजिए, बट कीजिए, ओरल हाइजीन मेंटेन कीजिए। चलिए, जिस तरीके से डॉक्टर साहिबा हमको बता रही थी कि बेहतर ढंग से दांतों को कैसे रखा जा सकता है, आपकी मुस्कुराहट को बनाए रखिए, दांतों को मोती सा चमकाए रखिए, और खाने में कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कुछ दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। और सबसे जो बढ़िया तरीका बताया उन्होंने कि आप कुछ भी खाने के बाद कुल्ला ज़रूर कीजिए। अगर ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये आप और हम कर सकते हैं, और इसलिए कर भी लेना चाहिए, क्योंकि दांतों को बेहतर रखने के लिए, क्योंकि आपके दांतों से बहुत सारी बीमारियां क्रिएट हो रही है। अगर आपके दांत सही ढंग से नहीं चबा पा रहे हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम भी बिगड़ रहा है। दूसरा, उसके कारण एसिडिटी हो रही है, तो रिफ्लेक्ट अगर दांतों पे होता है, वो एक सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से बता रहे थे। धन्यवाद डॉक्टर सुप्रिया राठौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें सुना, और सबसे बड़ी बात है कि इस जानकारी को, महत्वपूर्ण जानकारी को जाना। धन्यवाद आप सभी।